नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। प्राइम एट 4 का वक्त हो गया है। कई अहम बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे प्राइम एट 4 में। आज सबसे पहले आपको बताएंगे, क्योंकि देश में पहली बार यूसीसी आ रहा है तो कल से क्या क्या बदलने जा रहा है, यह महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, संगम नगरी में कल धर्म संसद है, क्या मकसद है इसका, यह भी आपको समझाएंगे। संभल हिंसा का साठा गैंग से क्या कनेक्शन है, यह भी आपको तीसरी बड़ी खबर में हम बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा सैफ हमले में क्या कुछ नया खुलासा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। किस तरह से नया ट्विस्ट इस पूरे के पूरे मामले में आ गया है। और अब महाकुंभ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाकुंभ के बीच में कल संगम नगरी में बड़ी धर्म संसद होने जा रही है। 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। देश के प्रख्यात धर्माचार्य और कथावाचक भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सनातन बोर्ड को लेकर रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर की ओर से इस बात को फिर से दोहराया गया। इस धर्म संसद का उद्देश्य समस्त सनातनियों को एकजुट करना है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम सनातनियों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, हम एकजुट थे और रहेंगे। हम लोगों ने एकता की शपथ ली है और ये शपथ हमने सभी सनातनियों के हित के लिए ली है। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी और धर्म संसद यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही निकलेगी, उससे पहले कोई फुर्सत नहीं। एक कैसे नहीं, एक नहीं होते तो ऐसे दिखता आपको। ये एकता की शपथ है और ये सनातनियों के हित के लिए शपथ है और सनातनियों के हित में ही सनातन बोर्ड है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और देखिए, धर्म संसद का मकसद क्या है, किन मुद्दों पर इस दौरान मंथन होने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग जो है वो पहले उठाई जाती रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड खत्म करने की डिमांड उठाई जाएगी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का हल निकालने पर भी मंथन होगा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह पर चर्चा होगी। लव जिहाद, हिंदुओं के भोजन में हो रही मिलावट पर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर, संभल के मुद्दे पर, ज्ञानवापी पर और वर्शिप एक्ट पर प्रस्ताव को लेकर यह धर्म संसद जो है वो आयोजित की जानी है। और देखिए, इस धर्म संसद में कौन कौन शामिल होगा, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि कौन कौन से चेहरे आपको नजर आने वाले हैं। चारों शंकराचार्य, सभी जगत गुरु इसमें होंगे। 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर होंगे। अखाड़ा परिषद के प्रमुख आपको मिलेंगे। पीठों के पीठाधीश्वर, मठों के मठाधीश, देश के प्रख्यात धर्माचार्य और कथावाचक के अलावा साधु संत और महंत इस धर्म संसद में शिरकत करने जा रहे हैं। और यूसीसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। कल से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी पोर्टल को लॉन्च कर देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड में 27 जनवरी यानी कि कल समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। पूरी तैयारियां हैं। कल दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी पोर्टल को लॉन्च करेंगे और इसी के साथ देवभूमि में तलाक से लेकर विरासत तक की तस्वीर बदल जाएगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं और अनेक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हमने कल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता पूरी तरह से राज्य में लागू करने का जो संकल्प हमारा था, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। और देखिए, कल यूसीसी लागू होने के बाद से उत्तराखंड में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है वो भी समझ लीजिए आप। एक वक्त में एक शादी जो है वो मान्य होगी। विवाह तलाक के लिए एक समान कानून जो है वो लागू हो जाएगा। विवाह और तलाक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना होगा, अनिवार्य हो गया है ये। और पंजीकरण अगर नहीं किया जाता है तो 6 महीने की सजा का प्रावधान इसमें होगा। और आगे देखिए, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट के जो सैंपल्स लिए थे उनकी जांच होती है। रिपोर्ट सामने आई है, हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सीआईडी की रिपोर्ट में क्या है आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक यहां पर पकड़े गए आरोपी के फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच ही नहीं हुए हैं। घटनास्थल से आरोपी के फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए गए थे और सीआईडी की रिपोर्ट में 19 फिंगरप्रिंट सैंपल्स जो है वो नेगेटिव पाए जाते हैं। सीआईडी ने दावा किया है कि फिंगरप्रिंट आरोपी से मैच ही नहीं हो रहे हैं। पुलिस का अब तक कोई बयान इसी बीच में सामने नहीं आया है। अब सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पर कि क्या पुलिस ने यहाँ पर जिस आरोपी को पकड़ा है वो वही व्यक्ति है भी जो वहां पर अंदर दाखिल हुआ था या नहीं है। और बढ़ते हैं अब आगे। अगली खबर जो है, हिंसा वाले दिन आरोपी वारिस का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें
कथित तौर पर सामान यानी हथियार लेकर आने की बात कही थी। ऑडियो में कहा गया था हमको अपनी मस्जिद की हिफाजत करनी है। बाहर से आए वकील को बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा के पीछे शारिक साठा गैंग का हाथ हो सकता है। एक और आरोपी वारिस को गिरफ्तार पुलिस की ओर से किया गया है। नईम और मोहम्मद कैफ की जान गई थी। शारिक साठा गैंग का हाथ हो सकता है इस पूरे मामले में। और देखिए, पुलिस पूछताछ में आरोपी मोहम्मद वारिस ने क्या खुलासा किया है, ये भी आपको बताते हैं। मोहम्मद वारिस शारिक साठा गैंग का मेंबर है। शारिक साठा के कहने पर उसने हिंसा की थी। मस्जिद की सुरक्षा के लिए उकसाया गया था। बाहर से आए वकीलों को मारने को कहा गया था। शारिक साठा गैंग ने उसे हथियार मुहैया कराए थे। डी कंपनी से जुड़ा हुआ है शारिक साठा। ये सब आरोपी मोहम्मद वारिस ने पुलिस पूछताछ में खुलासे जो हैं वो यहां पर उनकी ओर से किए गए हैं। हिंसा वाले दिन आरोपी वारिस का एक ऑडियो दरअसल वायरल हुआ था, जिसमें उसके द्वारा कथित तौर पर सामान यानी कि हथियार लेकर आने की बात कही गई थी। ऑडियो में कहा गया था कि हमको अपनी मस्जिद की हिफाजत करनी है। बाहर से आए वकील को मार देना है। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इन्हें मारकर मस्जिद की हिफाजत करनी होगी। और आगे आपको दिखाएंगे किस पर भड़के नाना पटोले। लेकिन पहले देखिए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का क्या है बड़ा दावा। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है और इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत का भरोसा दिया है। दरअसल पवन खेड़ा की माने तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से उब चुकी है, लेकिन चूंकि उसने बीते 27 सालों में एक बार भी मौका नहीं दिया, इसलिए वो इस बार भी बीजेपी को मौका नहीं देने जा रही। पवन खेड़ा के मुताबिक दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस ही राइट चॉइस है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दरअसल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनकी पार्टी का अहम चुनावी मुद्दा था और अब जम्मू कश्मीर में उनकी ही पार्टी की सरकार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। वैसे जम्मू कश्मीर कैबिनेट के जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर सांसद आगा रूहुल्ला से मुलाकात की और उपचुनाव को लेकर चर्चा की। खबरों के मुताबिक नासिर असलम वानी आगामी उपचुनाव में एनसी के टिकट पर बडगाम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल पिछले साल विधानसभा चुनाव में बडगाम और गंदेरबल दोनों सीटों से सीएम उमर अब्दुल्ला विजयी हुए थे, लेकिन उन्होंने गंदेरबल सीट अपने पास रखा, जिसके बाद से बडगाम सीट खाली थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी है जो इसके समर्थन में है, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रही है। इस बीच कर्नाटक के बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने एक नेशन एक इलेक्शन का समर्थन किया और कहा कि ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया और कहा कि राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने से सरकारें काम करेंगी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त जो अटारी बॉर्डर से आ रही हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। बीटिंग द रिट्रीट पूरी सेरेमनी यहाँ पर होती है। बीएसएफ जवानों का जोश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से विशेष सम्मानित पर एक बार पुलिस स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान जंग के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारते हैं और आज की शानदार परेड के परेड कमांडर हैं श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांड उनके सहयोगी सब इंस्पेक्टर राजेश्याम चौधरी। आज की शानदार परेड के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें यहाँ पर लोगों का जोश अलग ही देखने को मिलता है, अलग तरह का उत्साह होता है। 76वां गणतंत्र दिवस, सुबह परेड की खूबसूरत तस्वीरें और अब अटारी वाघा बॉर्डर से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, विशेष कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त जो दर्शक दीर्घा है वो पूरी तरह से लोगों से पटी पड़ी नजर आती है। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो भी वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं और बीएसएफ जवानों का जोश देखिए आप जरा। हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानी हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे यहां पर लगाते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे। सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, परेड समाप्त के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए। स्टेडियम के मुख्य द्वार स्वजन द्वार स्टेडियम में सिर्फ 8 से का प्रयोग करें। एक बात ध्यान रखें, आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कृपया परेड समाप्ति साथ ही दर्शक अपने टीवी सामान मोबाइल और फोन का ध्यान रखें।